केएल राहुल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या इनको इग्नोर किया गया तो क्यों किया गया? बात करेंगे जिम्बाब्वे दौरे पर किन प्लेयरों को मौका मिला है, डेब्यू कर रहे हैं 4 नए प्लेयर, 5 बड़े बड़े नामों को इग्नोर किया गया है। शुभमन गिल पहली बार कप्तानी करेंगे। पूरी बात करेंगे क्या स्क्वाड है, क्या शेड्यूल है, किसको मौका मिला है, किसको इग्नोर किया गया और क्यों इग्नोर किया गया है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास, स्वागत है आपका क्रिक चौपाल पर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 6 तारीख से मैच हैं, शेड्यूल आप देख सकते हैं। 6 तारीख को पहला T20 खेला जाएगा, 7 तारीख को दूसरा, 10 तारीख को तीसरा, 13 तारीख को चौथा और 14 तारीख को 5वां T20 खेला जाएगा हरारे के मैदान पर जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया का। स्क्वाड में शुभमन गिल कप्तान पहली बार टीम इंडिया के बने हैं, 14वें T20 आई कप्तान है और 46वें ओवरऑल कप्तान है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन विकेटकीपर, ध्रुव जुरेल विकेटकीपर, नीतीश रेड्डी, रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार और तुषार देशपांडे इस स्क्वाड में शामिल हैं। सबसे पहले उन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जिनका सपना सच हुआ है, जिनकी किस्मत खुली है, जिन्होंने अपने क्रिकेट का सफ़र जिस सपने के साथ पूरा किया था वो सपना सच हो गया, यानी कि टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिल गया है। नंबर 1 पर जो नाम है उसको आप सभी जानते हैं, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा IPL 2024 में इतने ज़्यादा फेमस हुए कि आखिरकार उनका सिलेक्शन टीम इंडिया में करना ही पड़ा। इन्होंने 42 छक्के लगाए थे, जो कि सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए थे IPL 2024 के। आंकड़ों पर नज़र डालें तो अभिषेक शर्मा ने IPL 2024 में 13 मैचों में 467 रन बनाए थे 209.41 के स्ट्राइक रेट के साथ, और इसके अलावा 42 छक्के, मोस्ट सिक्सेस बाय ए प्लेयर। इसके अलावा एवरेज इनका 32.27 का रहा। कुल मिलाकर शानदार प्रदर्शन के चलते अभिषेक शर्मा का सिलेक्शन हो गया टीम इंडिया में, जिसका उन्होंने शुरुआत में ही पहले दिन से ही सपना देखा होगा। इसके अलावा हम बात करें नीतीश रेड्डी, SRH के एक और खिलाड़ी। नीतीश रेड्डी के आंकड़ों पर नजर डालें तो IPL 2024 में इन्होंने 13 मैचों में 303 रन बनाए, 250 लगाई, 3 विकेट भी लिए, एवरेज 33.67 का रहा, स्ट्राइक रेट 142.92 का रहा। इंडिया बी के लिए भी ये खेल चुके हैं। अगला नाम रियान पराग का है। रियान पराग, द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर इन IPL 2024 फॉर राजस्थान रॉयल्स। देखिए, रियान पराग को कुछ साल पहले आप नेपोटिज्म के नाम पर कोस सकते थे, कुछ साल पहले आप कह सकते थे कि भैया रियान पराग करते क्या हैं, लेकिन इस बार के IPL में उन्होंने IPL ने डोमेस्टिक में भी बता दिया कि वो ऐसे ही नहीं है टीम में, वो हक बनता है उनका, वो उतनी मेहनत कर कर के आते हैं। रियान पराग ने दोस्तों इस IPL में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए। आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो रियान पराग ने 15 मैचों में 573 रन बनाए, हाईएस्ट स्कोर 84 नाबाद का रहा, एवरेज 52.09 का रहा और स्ट्राइक रेट करीब करीब 150 का रहा। कुल मिलाकर के रियान पराग बहुत बढ़िया प्रदर्शन के साथ IPL 2024 खत्म कर चुके हैं, लेकिन उनके सिलेक्शन पर सस्पेंस था और अब वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। इनका जो भी ट्रायल है वो अब जिम्बाब्वे के दौरे पर होगा। रियान पराग प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे, मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि डेब्यू कर रहे हैं, इनके ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी। इसके अलावा एक नाम और है, तुषार देशपांडे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंडर में गेंदबाजी इन्होंने की है और IPL 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन्होंने 13 मैचों में 17 विकेट लिए हैं, 8.83 की इकोनॉमी रही है। कुल मिलाकर के बढ़िया गेंदबाजी की है और शायद उसी के दम पर इनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो 4 प्लेयर हैं जिनको डेब्यू में मौका दिया गया है, इनमें से कुछ ऐसे हीरे भी हैं जो टीम इंडिया के वर्दी पर चमकते हुए बहुत अच्छे लगेंगे, जैसे कि रियान पराग एक बहुत अच्छे बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में साबित हो सकते हैं। अभिषेक शर्मा वन ऑफ द बेस्ट ओपनर बैट्समैन में से एक हो सकते हैं, जिस तरीके से वो आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, वीरेंद्र सहवाग की छवि उनमें दिखती है। अब बात करते हैं दोस्तों इग्नोर किन खिलाड़ियों को किया गया। काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, आप भी चौंक जाएंगे। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वीडियो की, मैं भी चौंक गया था, लेकिन हर किसी के सिलेक्शन ना होने के पीछे कुछ ना कुछ वजह है। सबसे पहले बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी है, या यूँ कहें वो कप्तान है जिन्होंने IPL 2024 जीता है। KKR की कप्तानी कर रहे थे, 2024 में जिताया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए 2021 में फाइनल तक वो दिल्ली कैपिटल्स को ले गए थे, लेकिन फाइनल में जाकर के मुंबई से हार गए थे। लेकिन इस बार 2024 में IPL जीते। IPL 2024 में श्रेयस अय्यर ने 14 मैचों में 351 रन बनाए हैं, एवरेज 39 का रहा है, स्ट्राइक रेट 146.86 का रहा है। कुल मिलाकर के बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करी, हालांकि उतनी बेहतरीन बल्लेबाजी इनके बल्ले से देखने को नहीं मिली, लेकिन कप्तानी के साथ में बल्लेबाजी को मैनेज कर पाना भी एक अलग ही कला है जो कि श्रेयस अय्यर सीख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सफल कप्तान आपके पास हैं, श्रेयस अय्यर जैसे कप्तान आपके पास हैं, जिनके पास IPL टीम को इतने दिल्ली कैपिटल्स को 2018 से शायद कैप्टन करते हुए आ रहे हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें कप्तान नहीं बनाया। क्या श्रेयस अय्यर के अंदर सिलेक्शन कमेटी को अगला कप्तान नहीं नज़र आता है?
मैं जानता हूं दोस्तों हार्दिक पांड्या की बात होगी। हार्दिक पांड्या को आप अपकमिंग T20 कप कैप्टन देख रहे हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में है वो, और उनको आते ही आपने ब्रेक दिया है, इसीलिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हो सकता था श्रेयस अय्यर का बतौर कप्तान? मेरी राय तो यही है, बाकी आप अपनी राय कमेंट करके बताना। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को कप्तान होना चाहिए था इस जिम्बाब्वे के दौरे पर। इसके अलावा दूसरा नाम जो इग्नोर किया गया वो केएल राहुल का बड़ा नाम है। केएल राहुल IPL 2024 में क्या ही करते। इस सीजन उन्होंने 14 मैचों में 520 रन बनाए, एवरेज 37 के पार का था, स्ट्राइक रेट 136 के आसपास का, हाईएस्ट स्कोर इनका 82 का था। केएल राहुल ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, बतौर कप्तान अपनी टीम को आगे भी ले गए। केएल राहुल का सिलेक्शन ना होना एक चीज़ क्लियर कर देता है कि BCCI इनको शायद सिलेक्शन कमेटी ODI के लिए ज़्यादा कंसीडर कर रही है T20I के बजाय, क्योंकि स्ट्राइक रेट का मैटर बहुत होता है और T20 में भी इतना ख़राब स्ट्राइक रेट इनका है नहीं अगर आप बाकी प्लेयरों को देखो तो। लेकिन केएल राहुल जो है वो आपके लिए ओपनिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, ये इनकी खासियत है। हालांकि ओपनिंग कुछ समय से ज़्यादा करते आए हैं और 4 ओपनिंग प्लेयर्स के साथ आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो इसलिए शायद इनका सिलेक्शन ना हुआ हो, या फिर इन बड़े नामों का सिलेक्शन इससे भी ना हुआ हो क्योंकि नए नामों को ट्राई करना, अभिषेक शर्मा को वहाँ पर ट्राई करना है, वो भी बात यहाँ पर आ जाती है। अगला नाम दोस्तों आ जाता है ईशान किशन का। ईशान किशन भी ओपनिंग बल्लेबाज रहे हैं IPL 2024 में। आंकड़ों पर नजर डालें इनके तो ईशान किशन ने 14 मैचों में 320 रन बनाए, 38.43 के एवरेज और 135.87 के स्ट्राइक रेट के साथ। कुल मिलाकर के उतनी बढ़िया बल्लेबाजी, उतनी तगड़ी बल्लेबाजी नहीं मिली ईशान किशन के बल्ले से, लेकिन ईशान किशन उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्होंने ODI में डबल 100 बनाया हो इंडिया की तरफ से। देखिए ईशान किशन को आप कंसिडर कर सकते थे। अगेन मैं कहूँगा ध्रुव जुरेल वहाँ पर हैं, संजू सैमसन वहाँ पर हैं, शायद इसीलिए ईशान किशन को यहाँ पर नहीं ले गए। बाकी मेरा मानना यह है कि संजू सैमसन को ठीक है लेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनका इस्तेमाल किया नहीं तो वहाँ पर उनको मौका मिल जाएगा। एक आध मैच में शायद ध्रुव जुरेल को ही मौका मिल जाए। ऐसे में ईशान किशन को ले जाते भी तो शायद मौका ना बनता, क्योंकि ध्रुव जुरेल को भी टेस्ट करना है और इसीलिए शायद ईशान का सिलेक्शन नहीं हुआ। अगला नाम वरुण चक्रवर्ती का है। इन्होंने स्टोरी पर लगाया था कि शायद काश मेरे पास एक पेड PR एजेंसी होती। इसका मतलब ये है कि वरुण चक्रवर्ती मानते हैं कि अगर उनकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर ऐसी बनाई जाती तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि क्रिकेट के तौर पर डोमेस्टिक हो या फिर IPL वो सब कुछ कर चुके हैं। इस बार देखिए, इस बार के सीज़न में वरुण चक्रवर्ती ने सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। इन्होंने 21 विकेट लिए थे। इकोनॉमी वरुण चक्रवर्ती की 8.04 की रही थी। 15 मैच इन्होंने खेले थे। कुल मिलाकर के वरुण चक्रवर्ती इससे ज़्यादा क्या ही करते, लेकिन सेलेक्टर्स ने शायद ठान लिया कि वरुण चक्रवर्ती को वापस आने नहीं देना है। देखते हैं कब तक वरुण चक्रवर्ती को इग्नोर किया जाता है। इस बार तो कर दिया गया। अगला नाम है दोस्तों हर्षित राणा का, जिसको लेकर के बवाल थोड़ा सा मच रहा है। हर्षित राणा उभरते हुए खिलाड़ी हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के बात करें हर्षित राणा की तो IPL 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया KKR की तरफ से। आंकड़े बताते हैं 13 मैचों में इन्होंने 19 विकेट लिए, इकोनॉमी 9.08 की रही, तो यानी कि स्ट्राइक रेट भी ठीक है इनका एज ए बॉलर और इकोनॉमी भी ज़्यादा अब ठीक है। 9 के आसपास की इकोनॉमी T20 में बहुत ख़राब नहीं है। 10 के ऊपर की इकोनॉमी या 10 के आसपास की खराब होती है। 8-9 तक एक एक्सेप्टेबल इकोनॉमी हो जाती है। लेकिन हर्षित राणा का सिलेक्शन ना होना ये भी एक सवाल है, क्योंकि तुषार देशपांडे को आप लेते हो, हर्षित राणा को आप नहीं लेते हो। तुषार देशपांडे ने 13 मैचों में 17 विकेट लिए थे, हर्षित राणा ने 13 मैचों में 19 विकेट लिए थे। इकोनॉमी तुषार देशपांडे की 8.83 की थी, लेकिन इनकी 9 की थी, यानी कि इकोनॉमी पर ही शायद आपने ये सिलेक्शन किया है। मुझे तो नहीं समझ आ रहा। बाकी दोनों यंगस्टर्स थे, क्या डेब्यू कराया जा सकता था हर्षित राणा का भी, ये भी बड़ा सवाल होगा। आप कमेंट में बताइए दोस्तों कि कौन से नाम ऐसे रह गए हैं जिनको लेना चाहिए था, जिनको नज़रअंदाज किया गया। बाकी जो लोग मोहम्मद शमी और दीपक चाहर की बात कर रहे हैं उनके मैं बता दूं, मोहम्मद शमी ODI वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं और दीपक चाहर IPL 2024 में छोटे लोग गए थे, वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जिम्बाब्वे के खिलाफ इन बड़े खिलाड़ियों को भेजना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। यहाँ पर तो आप अपनी यंग ब्रिगेड भेजो, टेस्ट करो, दबा के टेस्ट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप हर्षित राणा जैसे प्लेयरों को, वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयरों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कोई नाम छूट गया मुझसे तो कमेंट करके बताइएगा। और कप्तान गिल 14वें कप्तान हैं T20 के इंडिया के, क्या कुछ कर पाएंगे? क्या कप्तानी में अपनी जीत दिला पाएंगे? वो तो ऑब्वियसली जिम्बाब्वे के खिलाफ तो जीत ही जाना चाहिए, वरना फिर गिल कप्तानी भूल जाएं ज़िंदगी भर अगर जिम्बाब्वे से भी हार के आ गए तो। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों, क्या शुभमन गिल में एक बेहतर कप्तान आपको नज़र आता है फ्यूचर कैप्टन टीम इंडिया के लिए श्रेयस अय्यर जैसे कप्तान के होते हुए? मेरी चॉइस अभी भी श्रेयस अय्यर हैं, शुभमन गिल नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए और क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारी के लिए, अच्छी और थोड़ी डीप बातचीत के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिक चौपाल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।